Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। अगर किसी को ये PDF चाहिए होंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर कोई ये PDF मतलब किसी को चाहिए होगा, ठीक है, इस चैप्टर का कार्बोहाइड्रेट्स हम आज पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम एक फतेह सीरीज़ इंशाल्लाह ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बट मैंने बोला था आपको 6 मई से स्टार्ट करेंगे, बट ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, आई कांट स्टार्ट दिस सीरीज़, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो पहला चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री में, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हम आज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ही नहीं, मतलब आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज ही, ठीक है। इसके मतलब इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, और मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाऊँगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी है जिन्होंने मतलब फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है, उसके बाद उन्होंने इसके क्लासिफिकेशन भी पढ़ाई है ना। बट आपके सिलेबस में वहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं है, आपको डायरेक्टली दिया है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बट वहाँ पे आपको नहीं दिया है क्लासिफिकेशन, तो इसलिए आपको वो नहीं पढ़नी है, ठीक है। याद रख लेना, जो आपको सिलेबस में दिया है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपको भी वही पढ़ना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा सारा कुछ, ठीक है, डिटेल में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके बाद मेटाबॉलिज्म क्या होता है इनका, ठीक है। उसके बाद हम कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। देखो, अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देखो नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन, इसमें कार्बन होगा क्योंकि कार्ब यहाँ पे आता है, हाइड्रेट्स, ठीक है। यहाँ पे एक तो कार्बन होगा और वाटर, ठीक है, एक तो कार्बन होगा और वाटर होगा। देखो कार्बन प्लस वाटर में क्या क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन होता है प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट किन एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, एक तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, याद रख लेना, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे, substances containing carbon, hydrogen and oxygen having general formula CnH2O whole n, ठीक है, CnH2O whole n, यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी जनरल फार्मूला है दैट CnH2O whole n, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है प्रेजेंट, हाइड्रोजन होता है प्रेजेंट और ऑक्सीजन होता है प्रेजेंट, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। बस आप पूरा लेक्चर देख लेना आप, और बीच बीच में स्किप मत कर लेना, ठीक है, सारा मतलब फर्स्ट से लेकर एंड तक देख लेना। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम देखेंगे कार्ब मतलब कार्बन इसमें होता है और वाटर, ठीक है। वाटर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आपको बताया है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है, दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब इनमें जो हाइड्रोक्सी किसको हम कहते हैं, OH को, ठीक है, कीटोन C डबल बॉन्ड O को, और एल्डिहाइड CHO ग्रुप को, ठीक है। अब अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें क्या होगा, कीटोन होगा, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कीटोन होगा, ठीक है, उनको हम कहते हैं कीटोस, ठीक है, कीटोस। अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, उनको हम क्या कहते हैं, एल्डोस, ठीक है। Carbohydrates containing ketonic group that are ketos and the carbohydrates containing aldehyde group that's aldose, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, aldose। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट कीटोन क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका मैंने यहाँ पे बनाया, आप देख सकते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट कीटोन, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, इसको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद सिंपलेस्ट अल्डोस, ठीक है, यहाँ पे सिंपलेस्ट कीटोस है, यहाँ पे क्या है, सिंपलेस्ट अल्डोस। देखो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये क्या है, कीटोन ग्रुप, ये है कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O मैंने बोला, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं कीटोस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट विद कीटोन दैट्स कीटोस, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड ग्रुप दैट्स एल्डोस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, CHO ग्रुप, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट एल्डोस, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसरल डाइहाइड, ठीक है, ग्लिसरल डाइहाइड, याद रख लेना इसका नाम, ठीक है, यह है ग्लिसरल डाइहाइड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, देखो आपके सिलेबस में वहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं दी, मैंने सोचा आपको फिर भी आपको समझाता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, किसके बने हुए होते हैं, तो आई होप दैट आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे अपने टॉपिक पे दिस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनकी डाइजेशन कैसी होती है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे। द प्रिंसिपल डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन, देखो स्टार्च जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड है, याद रख लेना। उसके बाद डाइसेकेराइड्स क्या क्या इसमें आता है, लैक्टोस आता है, सक्रोस आता है, ठीक है, ये क्या है,
ये क्या है, डाइसैकेराइड्स। उसके बाद एंड टू ए मेजर एक्सटेंट मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स इसमें आते हैं ग्लूकोज फॉर एग्जांपल, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, ठीक है, ये क्या आता है इसमें, या मैनोज भी आता है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बो, मैंने बोला प्रिंसिपल डाइटरी कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो हमारे डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, एक तो उसमें स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये दो क्या है, ये है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज होता है, सैक्रोज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, डाइसैकेराइड्स। और उसके बाद मैंने आपको बोला कुछ मोनोसैकेराइड्स, दैट्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज या गैलेक्टोज, ठीक है, ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है किस किस का, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का। इसमें इनमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्लूकोज बनाया और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यहाँ पे देखो ग्लूकोज क्या होता है, ये होता है 6 कार्बन कंपाउंड, फ्रक्टोज भी क्या होता है 6 कार्बन कंपाउंड, गैलेक्टोज भी क्या होता है, ये सारे क्या है, मोनोसैकेराइड्स, याद रख लेना, ठीक है। ये क्या होते हैं 6 कार्बन कंपाउंड्स, इनको हम कहते हैं हेक्सोस शुगर्स। क्या कहते हैं, हेक्सोस, हेक्स मतलब 6, जिनमें क्या होंगे 6 कार्बन, इसलिए इनको हम कहते हैं हेक्सोस, ठीक है। पेंटोस क्या होते हैं, जिनमें 5 कार्बन होंगे, ठीक है। ट्रायोस क्या होते हैं, जिनमें 3 कार्बन होंगे, टेट्राओस जिनमें 4 कार्बन। आपको समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH है राइट साइड, कार्बन नंबर सेकंड पे है OH है राइट साइड, ठीक है। कार्बन नंबर थर्ड पे OH है लेफ्ट साइड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये है हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड। उसके बाद कार्बन नंबर फोर्थ पे OH राइट साइड, OH राइट साइड, फिर उसके बाद ये ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रक्टोज में क्या फर्क है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है सेकंड ग्रुप में, ठीक है, इसमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप सेकंड वाले कार्बन पे, ठीक है। अब फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क है, देखो बस इसमें कीटोनिक ग्रुप है, बाकी सारा सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप खुद ही चेक कर लेना, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, बस फर्क है कि इसमें एल्डिहाइड, इसमें OH है, इस सेकंड वाले कार्बन पे, जो फ्रक्टोज है इसमें कीटोन है, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क है, अब यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 4 पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो इसको मैं पहले इरेज कर रहा हूँ, बस कार्बन नंबर 4 पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे देखो आप, ये देखो ये है ग्लूकोज, इसकी अगर हम कार्बन नंबर 4 की बात करेंगे, इसके कार्बन नंबर 4 पे राइट साइड क्या है, OH, ठीक है। बट जो गैलेक्टोज है इसके 4th कार्बन पे लेफ्ट साइड है OH, बस यही फर्क है, बाकी सारा सेम है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको याद रख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए स्ट्रक्चर इसलिए अब उसके बाद डाइजेशन, हम डाइजेशन ही पढ़ रहे हैं ना। अब पहले हम देखेंगे डाइजेशन इन माउथ, ठीक है, डाइजेशन इन माउथ, याद रख लें। इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा होगा, बट जब PDF मिलेगा वहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको डिक्टेट तो कर रहा हूँ ना, आपको खुद समझ आएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ओनली न्यूट्रिएंट्स फॉर विच द डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जिनकी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, याद रख लेना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से, मतलब कुछ, ठीक है, अबाउट 30%। देखो NCERT जो थी उसमें 30% लिखा है, बट आप याद रख लेना 5% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड, या 5% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उसकी डाइजेशन कहाँ पे होती है, माउथ में। बट यहाँ पे अबाउट 30% ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च होता है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है कहाँ पे, माउथ में। किसकी वजह से, एक एंजाइम है उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज जो है वो किस पे एक्ट ऑन करता है, स्टार्च पे करेगा एक्ट ऑन, ठीक है। और pH क्या होना चाहिए सलाइवरी एमाइलेज के लिए, 6.8, याद रख लेना, ठीक है। ये किस में होता है, माउथ में pH होता है, कितना होता है 6.8। जब इतना pH ऑप्टिमम pH कितना होना चाहिए, मतलब ताकि जो सलाइवरी एमाइलेज है वो फंक्शन कर सके, ठीक है, कितना होना चाहिए ऑप्टिमम 6.8, ठीक है, याद रख लेना। अब जो है सलाइवरी एमाइलेज ये किस पे एक्ट करेगा, स्टार्च पे। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। जब सलाइवरी एमाइलेज पे एक्ट करता है, ये इसको कन्वर्ट करता है डाइसैकेराइड में, किसमें, माल्टोस में, ठीक है। यहाँ पे डेक्सट्रिनस बनते हैं, बहुत सारे माल्टोस बनता है यहाँ पे, ठीक है, आइसोमाल्टोस बनता है, तो ये सारे डाइसैकेराइड्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली यहाँ पे माल्टोस बनता है। जब स्टार्च को कौन एक्ट ऑन करेगा, सलाइवरी एमाइलेज, किस में कन्वर्ट करेगा, डाइसैकेराइड में। जो माल्टोस है ये क्या है, डाइसैकेराइड, याद रख लेना। जो स्टार्च है वो क्या है, वो पॉलीसैकेराइड है, बट जो माल्टोस है ये क्या है, डाइसैकेराइड, याद रख लेना, इसको साथ साथ लिख लेना, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन इन स्टमक, देखो माउथ में इतना ही डाइजेशन होता है, फिर हम आगे जाते हैं डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है, डाइजेशन इन स्टमक। एज द सलाइवरी एमाइलेज रीचेस इन द स्टमक, देखो जो सलाइवरी एमाइलेज है जब ये स्टमक तक पहुंच जाता है, ठीक है, जब ये स्टमक में पहुंच जाता है, वहाँ पे जो स्टमक है वहाँ पे आपको पता है HCl होता है, उसका मतलब बहुत मतलब लो pH, ड्यू टू लो pH ऑफ HCl, मतलब स्टमक, ठीक है। HCl क्या क्रिएट करता है, लो pH, मतलब वहाँ पे एसिडिक ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू माउथ, ठीक है। जो ये सलाइवरी एमाइलेज होता है ये डीएक्टिवेट हो जाता है बाय HCl, बाय दिस लो pH, ठीक है। मतलब जो सलाइवरी एमाइलेज है उसकी वो फंक्शन ही कर लेता है स्टमक में, ठीक है। जब फंक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे डाइजेशन नहीं होगी, याद रख लेना। देखो जब ये सलाइवरी एमाइलेज स्टमक तक पहुंच जाता है, वहाँ पे ड्यू टू मतलब HCl उसको ही डीएक्टिवेट कर लेता है। जब सलाइवरी एमाइलेज डीएक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पे डाइजेशन, नो डाइजेशन ऑकर्स इन द स्टमक, याद रख लेना। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन नहीं होती है स्टमक में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मेन जो डाइजेशन होती है, अबाउट 95% ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द एसिडिक कंटेंट्स ऑफ द स्टमक ऑन रीचिंग, देखो अब आप बोलोगे अब जो ये एसिडिक कंटेंट्स है इसके स्टमक के, ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे,
स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जो है एसिडिक कंटेंट से इनको न्यूट्रलाइज कर लेता है वहाँ पे बाइकार्बोनेट, ठीक है। HCO3 नेगेटिव आपको पता होगा, HCO3 नेगेटिव, ठीक है। ये किसके साथ रहेगा, H पॉजिटिव जो भी एसिडिक कंटेंट होगा इसको ये क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। जब ये न्यूट्रलाइज कर लेगा, जो ये बाइकार्बोनेट है ये कहाँ से आता है, ये पैनक्रियाज से आता है, याद रख लेना। जो ये बाइकार्बोनेट से इनको प्रोड्यूस कौन कर लेता है, पैनक्रियाज, ठीक है। आपको पता ही है पैनक्रियाज की सिक्रीशन इसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ठीक है। आपको पता होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, 11th तो 12th में पढ़ा होता है। अब यहाँ पे देखो पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है कि एंजाइम दैट्स पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, ठीक है। क्या करता है, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। अब यहाँ पे एमाइलेज आ गया ना, तो किसकी डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। एक्ट्स ऑन स्टोरेज, किस पे एक्ट करता है, स्टोरेज पे, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू डाइसैकेराइड्स लाइक माल्टोज, लैक्टोज, एंड दीस डाइसैकेराइड्स आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स बाय माल्टेज एंड लैक्टेज रेस्पेक्टिवली व्हिच आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल सेल्स। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे साइड में आपको समझाता हूँ, कलर में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब देखो यह है फॉर एग्जांपल, यह है स्टोरेज, ठीक है। इस पे एक्ट कौन करेगा, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, ठीक है। किस पे एक्ट ऑन करेगा, स्टोरेज पे। ये किस में इसको कन्वर्ट करेगा, किस में करेगा, डाइसैकेराइड्स में, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में लाइक इसमें आता है माल्टोस सैक्रोज, ठीक है, माल्टोस सैक्रोज, ठीक है, या लैक्टोज भी है इसमें आता है, ठीक है, लैक्टोज। ये तीन क्या है, डाइसैकेराइड्स। किसका कन्वर्ट किया, स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया, डाइसैकेराइड्स में, लाइक माल्टोज सैक्रोज लैक्टोज। किसने किया, पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज। ये कहाँ से आया, पैनक्रियाज से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो ये माल्टोज सैक्रोज एंड लैक्टोज बना, ठीक है, ये फर्दर डाइजेस्ट हो जाएंगे इंटू मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है। ये क्या थे, डाइसैकेराइड, ठीक है। ये किस में फर्दर डाइजेस्ट हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड्स में। इनको कौन करेगा, अब यहाँ पे देखो जो माल्टोस है, ठीक है, माल्टोस को कौन करेगा, माल्टेस, ठीक है। माल्टोस को कौन करेगा, माल्टेस। सैक्रोज को कौन करेगा, सैक्रेस, एंड लैक्टोस को कौन करेगा, लैक्टेस। सिंपल है। माल्टोस जो माल्टेस है वो एक्ट किस पे करेगा, माल्टोस पे, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेगा, मोनोसैकेराइड। अब हम देखेंगे लास्ट में कि कौन से मोनोसैकेराइड्स बनते हैं। उसके बाद सैक्रेस किस पे एक्ट करेगा, सैक्रोज पे। लैक्टेस किस पे एक्ट करेगा, लैक्टोस पे, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब जो ये माल्टेस एंजाइम है या लैक्टेस या सैक्रेस एंजाइम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इंटेस्टाइनल सेल्स में होता है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल सेल्स में, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद जो पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज होता है, ये एक्ट ऑन करता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, नॉट ऑन अल्फा 1,6 बॉन्ड्स। देखो आप बोल रहे होंगे कि अब ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है ये किस पे एक्ट करता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे, अल्फा 1,6 बॉन्ड पे नहीं करता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, देखो ये ग्लूकोज की 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नंबरिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ पे देखो रेड से मैंने नंबरिंग दी है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ठीक है। यहाँ पे भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो OH है, ये वाला OH ग्रुप और ये वाला OH ग्रुप, इसमें नज़र रख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक तो OH निकलेगा, ठीक है, और इस OH से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है, माइनस वाटर निकला। वहाँ पे क्या बचा लास्ट में, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ पे बचा अब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन बचा, ठीक है। ये OH और ये वाला हाइड्रोजन निकला यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन। अब जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी फिल करनी है ना, फुलफिल करनी है। ये जो ये वाला कार्बन है इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, अब एक तो हाइड्रोजन के साथ, एक तो ऑक्सीजन के साथ, एक तो यहाँ से, इसकी 4 है बराबर, ठीक है। अब इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे, ये OH निकला, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ नहीं है, आप समझ लेना यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कैसे हम फिल करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से कार्बन के साथ, यहाँ से कार्बन के साथ, अब तो 3 ही बॉन्ड है ना। अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन बचा वो किसके साथ बॉन्ड करेगा, ऐसे इसके साथ। अब यहाँ पे मैंने दिखा है, यहाँ पे देखो आप नीचे, ये देखो ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 1,4 लिंकेज है, एक तो ये वाली कार्बन, ये क्या है, ये है 1, ये ना 1, ये क्या है 4 कार्बन, ठीक है। तो ये इसको मैं फिर से दिखाता हूँ, अल्फा 1,4 क्यों कहते हैं इसको कहते हैं 1, ठीक है, 1 कार्बन, ये क्या है 4 कार्बन, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज किस पे एक्ट ऑन करता है, अल्फा 1,4 पे, ठीक है। इसी वाले बॉन्ड पे एक्ट करेगा, ठीक है। जब ये इस वाले बॉन्ड पे एक्ट करेगा, इसको तोड़ देगा। अगर हम इसको तोड़ देंगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देंगे, ये देखो अगर हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ देंगे, इसको हम वाटर देंगे, फिर से ये बनेगा, ठीक है। फिर से ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला, ठीक है, याद रख लेना। तो जो ये अल्फा ये ना पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज किस पे एक्ट ऑन करता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे, ठीक है, याद रख लेना। फिर किस में कन्वर्ट करते हैं उनको, डाइसैकेराइड्स में, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा।
अब यहाँ पे देखो मैंने आपको ऑलरेडी बोला माल्टोस लैक्टोस एंड सैक्रोस आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, विच ऑकर्स एट द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ अपर जुजिनम। जो माल्टोस होता है या लैक्टोस होता है, ठीक है, दे आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, बाय द एंजाइम्स दैट्स माल्टेस लैक्टेस एंड सैक्रेस। आपको आगे समझ आएगा खुद। अब यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे देखो ये माल्टोस है, ये है माल्टोस, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मोनो ये डाइसैकेराइड है, ठीक है, इसको क्या करना है कन्वर्ट मोनोसैकेराइड्स में। माल्टोस या मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होता है, ये देता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, याद रख लेना ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और एंजाइम कौन लगता है, माल्टेस, ठीक है, माल्टेस। उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे, ये हुआ माल्टोस। उसके बाद अगर हम लैक्टोस, ठीक है, लैक्टोस ये क्या है, एक डाइसैकेराइड है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोनोसैकेराइड में। एंजाइम कौन लगेगा, लैक्टेस। और यहाँ पे कौन से 2 मोनोसैकेराइड्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्लूकोज बनेगा और प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये है ना लैक्टोस है, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया इनटू मोनोसैकेराइड दैट्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बाय द एंजाइम लैक्टोज, ठीक, लैक्टेज सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स सैक्रोज, ठीक है। सैक्रोज जो होता है एंजाइम कौन लगेगा, सैक्रेस। मोनोसैकेराइड्स में इसको कन्वर्ट करना है, कौन से 2 मोनोसैकेराइड्स बनेंगे यहाँ पे, एक तो ग्लूकोज हर किसी में बनेगा प्लस फ्रैक्टोज। इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि आप जल्दी से लिखोगे, ठीक है इसीलिए आप जल्दी से लिखोगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ ना, ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये था डाइजेशन, ठीक है। अब फाइनली कहाँ पे डाइजेशन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किस में कन्वर्ट हो गए, लास्ट में जो मोनोसैकेराइड्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट्स ग्लूकोज जो बन गए, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रैक्टोज, ठीक है, ये थे लास्ट के फॉर्म। अब यही एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स भी नहीं होंगे, इसलिए वो पहले डाइजेशन होती है उनकी, ताकि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बन जाए, फिर उन्हीं की एब्जॉर्प्शन होती है, लाइक ग्लूकोज की, फ्रैक्टोज की, गैलेक्टोज की या पेंटोसिस जो होते हैं उनकी भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अब इनकी एब्जॉर्प्शन हमें करनी है, मतलब किस में, ब्लड में, फिर जाके सेल्स में हो जाएंगे, सेल में उनकी फिर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा उनका, ठीक है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन हमें कैसे करनी है मोनोसैकेराइड्स की, ठीक है, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स की एब्जॉर्प्शन होती है ना, क्योंकि वही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ पे देखो द प्रिंसिपल मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस्ड बाय द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सारी मैंने आपको बोला कौन कौन है, ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज है, ठीक है। ग्लूकोज अकाउंट्स नियरली 80% ऑफ टोटल मोनोसैकेराइड। जो ग्लूकोज होता है ना वो कितना बनता है, अबाउट 80%, ठीक है, टोटल मोनोसैकेराइड्स में कितना कंस्टिट्यूट करता है ग्लूकोज, कितना 80%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर्स मोस्टली टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम। जो एब्जॉर्प्शन होती है ना शुगर्स की, वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किस पार्ट में, ड्यूडेनम में एंड अपर जुजिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक तो ड्यूडेनम में होता है और अपर जुजिनम में, ठीक है, याद रख लेना उसके बाद इट्स, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होती है उनके एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है ड्यू टू माइक्रोविल की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाती है, ठीक है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में होता है और अपर जुजिनम में, ठीक है। इट्स ऑब्जर्व्ड दैट हेक्सोसिस आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड देन पेंटोसिस। यहाँ पे देखो जो हेक्सोसिस होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है, मतलब रैपिडली होती है एज कम्पेयर टू पेंटोसिस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अमंग मोनोसैकेराइड्स, अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे, गैलेक्टोस इज मोस्ट एफिशिएंटली एब्जॉर्ब। जो गैलेक्टोस होता है ना, याद रख लेना, यहाँ पे बच्चे गलती कर सकता है, ग्लूकोज लिख सकते हैं, बट गैलेक्टोस इज मोस्ट एफिशिएंटली एब्जॉर्ब्ड फॉलोड बाय ग्लूकोज देन फ्रैक्टोस। पहले जल्दी कौन होता है, गैलेक्टोस, उसके बाद ग्लूकोज देन फ्रैक्टोस, ठीक है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब जो ये एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड्स की, वो कैसे होती है, इनका मैकेनिज्म अब हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज होता है दैट्स ट्रांसपोर्टेड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन होती है दैट्स ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्ब्ड थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, याद रख लेना। इसमें आया एक्टिव वर्ड, यहाँ पे देखो एक्टिव आया, मतलब इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ये जाएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, इसको समझते हैं पहले, ठीक है, आपको इजीली समझ आएगा, बस ध्यान यहाँ पे रख लेना। ये देखो ये बाहर जो ये सरफेस है ना, ये वाला सरफेस, ये जिसको मैंने कलर किया, ठीक है, ये वाला सरफेस जो है दैट्स इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, ठीक है, ये क्या है, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है बाहर वाला। अब जो ये वाला है, ये सेल जैसी बनाई हुई है मैंने ऐसे, ये है इंटेस्टाइनल सेल, ठीक है, क्या है, इंटेस्टाइनल सेल। अब जो यहाँ पे सिलेंडर शेपेड मैंने यहाँ पे ये बनाई है, ठीक है, ये क्या है, ये है ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ब्लड वेसल, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल। अब जो ये ग्लूकोज है, ये जो मोनोसैकेराइड्स है, इनको कहाँ पहुँचाना है हमें,
सर्कुलेशन में पहुंचाना है, ब्लड वेसल में पहुंचाना है, ताकि जो ये जब ये सर्कुलेशन में जाएंगे उसके बाद सेल इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, सेल में जाएगा, फिर वहाँ पे एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहाँ हो जाएगा, सेल में, ठीक है। इसको कहाँ पहुंचाना है हमें, सर्कुलेशन में। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो ये जो सरफेस है इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल ल्यूमिनल सरफेस, ठीक है। ये जो सरफेस मैंने इसको जिसको कलर किया है, फिर से बता रहा हूँ, ये वाला सरफेस इसको हम कहते हैं ल्यूमिनल सरफेस, इसको हम कहते हैं कंट्रा ल्यूमिनल सरफेस, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला सरफेस है इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रा ल्यूमिनल सरफेस, ठीक है। अब जो ल्यूमिनल सरफेस है, ये वाला पोर्शन, ये वाला सरफेस, यहाँ पे कुछ मतलब ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। यहाँ पे देखो आप, एक तो होता है HGLT1, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो होता है HGLT1 और क्या होता है, GLUT5। ये जो HGLT1 होता है इसका मतलब है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट। अब मैं आपको भी बताऊंगा इसका काम क्या होता है, ठीक है। और जो GLUT5 होता है किसके लिए होता है, GLUT2 किसके लिए होता है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है सब आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करवानी, किसकी, ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की, फ्रक्टोज की, पेंटोसिस की। यहाँ पे देखो आप, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, मैंने आपको बोला दे आर ट्रांसपोर्टेड एब्जॉर्ब्ड थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, ठीक है, ये एक ही ट्रांसपोर्ट के थ्रू मतलब एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, ये क्या काम करेंगे, ये अंदर जाएंगे, ठीक है, सोडियम इनको अंदर ले, मतलब सोडियम के साथ साथ ये अंदर जाएंगे, किसके थ्रू, इसके थ्रू, HGLT1, सोडियम ग्लूकोज। देखो सोडियम क्यों आया, क्योंकि सोडियम के साथ ग्लूकोज भी अंदर जाएगा, ठीक है, याद रख लेना, सोडियम के साथ ग्लूकोज भी अंदर जाएगा, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, यहाँ पे इनको ले जाता है अंदर, ठीक है। अब सोडियम अंदर गया और क्या गया, और क्या गया, ग्लूकोज। यहाँ पे देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा सोडियम अंदर, ठीक है, प्लस ग्लूकोज, इसको मैं G से डिनोट करता हूँ। सोडियम भी अंदर आया, अब ग्लूकोज भी अंदर आया, क्योंकि बाहर जो इंटेस्टाइनल ल्यूमन होता है ना, इसमें बहुत सारा सोडियम होता है। अब ग्लूकोज तो वहाँ पे पहुंच गया ना ल्यूमन में, अब इसको किस में जाना है, पहले सेल में, इंटेस्टाइनल सेल में, उसके बाद कहाँ जाएगा, कैपिलरी में, ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम अंदर आया, एक सेकंड, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सोडियम बनाता हूँ, ये तो सोडियम प्लस ग्लूकोज, इसको मैं G से डिनोट करता हूँ। अब जो ये सोडियम है किसके थ्रू अंदर आया, याद रख लेना, HGLT1 के थ्रू, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट के थ्रू ये अंदर आए, कौन कौन, सोडियम और ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो, अब जो ये सोडियम है ये ब्लड में जाएगा, ये मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, सोडियम पहुंच गया किधर, यहाँ पे, ठीक है। बट कितने सोडियम अंदर जाएंगे, ये आपको पता होगा, 3 सोडियम अंदर जाएंगे, ठीक है, 3Na पॉजिटिव, और बाहर ये अंदर जाएंगे 3, और बाहर कितने पोटेशियम निकलेंगे ब्लड से, कितने, 2 पोटेशियम, ठीक है। और ये कौन करवाता है, ये वाला करवाता है, सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है, ये वाला करवाता है। ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, जो कंट्रा ल्यूमिनल मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे लगा हुआ होता है, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है, ये 3 सोडियम को अंदर भेजता है और 2 पोटेशियम को बाहर भेजता है, ठीक है, मतलब 3 सोडियम इन एंड 2 पोटेशियम आउट, ठीक है। कौन कर लेता है, सोडियम पोटेशियम ATPase, और ये ATP यूज कर लेता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज जो होता है और गैलेक्टोज होता है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है, क्योंकि सोडियम जब अंदर उसको जाना होगा तो वहाँ पे ATP एनर्जी लगती है, ATP का यूज होता है वहाँ पे, ठीक है, याद रख लेना। अब यहाँ पे देखो अब जो सोडियम गया अंदर, अब ग्लूकोज है ना यहीं पे इंटेस्टाइनल सेल में, अब यहाँ पे ग्लूकोज है, सोडियम तो गया अंदर, ठीक है, पोटेशियम भी बाहर आया इंटेस्टाइनल सेल में। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ये GLUT2 जो होता है ना, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। GLUT2 यहाँ पे देखो, अब GLUT2 जो यहाँ पे है ये ना कंट्रा ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे, ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को उठाएगा, कहाँ पे ले जाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा इसमें, सर्कुलेशन में, ठीक है, सर्कुलेशन में, ठीक है। ग्लूकोज को किसने मतलब ट्रांसपोर्ट किया, GLUT2 ने, ठीक है, ये एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, याद रख लेना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है GLUT2, ये इसको कहाँ ले जाएगा, सर्कुलेशन में, ब्लड में, ठीक है। तो ग्लूकोज भी चला गया अब अंदर, ठीक है। ऐसे ही गैलेक्टोज भी जाएगा, मैंने बोला ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेम है, वो दोनों ऐसे ही मतलब यही पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो जब कोई डायरिया होता है, ठीक है, डायरिया होता है तो वहाँ पे उसको मतलब देता है डॉक्टर, देता है ORS, ठीक है, ORS। जो ORS होता है उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज। देखो डायरिया में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बराबर नहीं होते हैं। अब जो ये ग्लूकोज है उसमें ग्लूकोज होता है, यहाँ पे सोडियम पड़ा हुआ होता है इंटेस्टाइनल ल्यूमन में, यहाँ पे क्या पड़ा होता है, सोडियम, ठीक है। जब ग्लूकोज दिया उन्होंने, सोडियम के साथ क्या जाएगा अंदर, सॉरी ग्लूकोज के साथ क्या जाएगा अंदर, सोडियम, यहाँ पे सोडियम पहुंच गया, ठीक है। सोडियम कहाँ जाएगा, सर्कुलेशन में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो डायरिया भी करेक्ट हो जाएगा। तो ORS में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वो सोडियम को अपने साथ ले जाता है अंदर, ठीक है, फिर जाके वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वहाँ पे, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम बात करेंगे किसकी, फ्रक्टोज की, एक सेकंड,
फ्रक्टोज की अगर हम बात करेंगे ये थ्रू मतलब सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। कौन? फ्रक्टोज। यहाँ पे ग्लूटाथायोन जो होता है ये ग्लूकोज मतलब फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर होता है, ये फ्रक्टोज को ले जाएगा अंदर, इसके थ्रू जाएगा, फिर कहाँ पहुंचाएगा? सर्कुलेशन में। बट जो ग्लूटो होता है किसके लिए होता है? ग्लूकोज के लिए, ठीक है। ग्लूटाथायोन किसके लिए होता है? फ्रक्टोज के लिए, याद रख लेना। इसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगती है फ्रक्टोज के लिए, मतलब ये सिंपल मतलब डिफ्यूजन के थ्रू नहीं बल्कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाता है। उसके बाद जो पेंटोसिस होते हैं इनमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाते हैं, ठीक है। ये थी एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमने कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड जो अंदर पहुंचा है सेल में, अब सेल में है वो, ठीक है। अब उनको क्या करना है? मेटाबोलाइज मतलब उनसे एनर्जी लेनी है, ठीक है ना। ग्लूकोज हमने खाया, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब भी किया, डाइजेस्ट भी किया, एब्जॉर्ब भी किया। अब क्या करना है? उसको मेटाबोलाइज करना है, मतलब उससे हमें एटीपी निकालना है, एनर्जी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे वो अब हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब इसमें हम एक कंपाउंड जो होता है, बड़ा कंपाउंड होता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड जिसको हम एक फॉर्म से लेकर दूसरे फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, कन्वर्जन कर लेता है। एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस और यूटिलाइज। जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें आता है एक तो कैटाबॉलिज्म आता है और आता है एनाबॉलिज्म भी। कैटाबॉलिज्म में क्या होते हैं? उसमें रिलीज एनर्जी होती है रिलीज, बट एनाबॉलिज्म में क्या एनर्जी लगती है? एटीपी लगती है। अब यहाँ पे देखेंगे मेटाबॉलिज्म पाथवे जो है इसमें दो पाथवे आते हैं, एक आती है कैटाबॉलिक पाथवे, एक आती है एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कैटाबॉलिक पाथवे क्या होती है, दे आर इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्सेस। मतलब इसमें जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो क्या होते हैं? ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, वहाँ पे क्या निकलेगा? और एटीपी एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो कैटाबॉलिक इसको ऐसे याद रख लेना, कट मतलब किसी को कट कर लेंगे, ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, तो इसी तरह याद रख लेना कैटाबॉलिज्म मतलब उसमें हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और क्या निकलते हैं वहाँ पे? एनर्जी निकलते हैं, किसमें? कैटाबॉलिक पाथवे में। अगर हम इस मतलब दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है, इसमें क्या होता है? आर इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। इसमें सिंथेसिस होते हैं, मतलब इसमें कंपाउंड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे? फॉर्म करेंगे ग्लूकोज, फिर से, ठीक है, ग्लूकोज बनाएंगे। और वहाँ पे क्या यूज होगा? एटीपी का। जो यहाँ पे एटीपी बना वो यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो यूज ऑफ एटीपी ऑकर्स इन कैटाबॉलिक पाथवे, बट जनरेशन या रिलीज ऑफ एटीपी ऑकर्स इन कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। याद रख लेना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ पहले। अब यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, दैट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। किस में होता है? लिवर में, आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ पहले, ये हम देखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, थोड़ा सा कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड को क्या हुआ? डाइजेशन हो गई, उसको क्या बनाया? डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स की जब डाइजेशन हो गई क्या बन गए? मोनोसैकेराइड्स। अब जो ये मोनोसैकेराइड्स है लाइक ग्लूकोज है, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है, इनकी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन। वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? अब जो ये एब्जॉर्प्शन हो गई इनमें, कहाँ पहुंच गए? वो सेल में। अब जो ये मोनोसैकेराइड्स है कहाँ पे पहुंच गए? सेल में। अब इनका क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म इनका हो जाएगा, ठीक है। इनकी क्या करना है हमें? मेटाबॉलिज्म। मतलब जो मोनोसैकेराइड्स है लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इनसे हमें क्या लेनी है? एनर्जी लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है ग्लूकोज की हम पहले पढ़ेंगे ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है आपको पता है, अब यहाँ पे हमें नहीं पढ़नी है, मैं आपको समझा बता रहा हूँ मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ग्लूकोज की फार्मूला आपको पता है C6H12O6, इसमें होते हैं 6 कार्बन। ग्लूकोज को क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे हो जाएगी, जो आपको पता है 10 स्टेप एक मतलब 10 स्टेप्स एक मतलब प्रोसेस है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस होती है इसमें क्या होता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, जो क्या है 3 कार्बन है। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन, पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन। ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो बराबर आएगा ना फिर 6 कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे पायरुवेट कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में? 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये कहाँ पे होती है? साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस, दैट इज साइटोसॉल, ठीक है। साइटोसॉल में क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस। ये आप खुद लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हमें अलग से पढ़नी है, यहाँ पे नहीं पढ़नी है, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। पायरुवेट जो अब बना, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स, वो किस में चला जाएगा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल CoA। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद जो ये एसिटाइल CoA वो किस में चला जाएगा? क्रिब साइकिल में, ठीक है। किस में चला जाएगा? क्रिब साइकिल में। उसका दूसरा नाम क्या है? TCA साइकिल, ठीक है। क्रिब साइकिल का दूसरा नाम क्या है? TCA साइकिल। जो ये TCA साइकिल है या क्रिब साइकिल है, दैट इज द कॉमन पाथवे। किसके लिए कॉमन पाथवे? ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मैं आपको आगे समझा रहा हूँ क्यों मैं बता रहा हूँ ये कॉमन पाथवे है। देखो जो TCA साइकिल है और क्रिब साइकिल है, दैट्स द कॉमन पाथवे फॉर द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तो अभी हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो उनसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, ठीक है, वो डायरेक्टली किस में चला जाएंगे? मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे पहले एसिटाइल CoA में, उसके बाद TCA साइकिल में चला जाएगा। अब जो TCA साइकिल है,
ठीक है। अब जो TCA साइकिल है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो एसिटाइल को है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा NADH, FADH और GTP, इनसे क्या निकलेंगे ATP निकलेंगे इनसे, ठीक है। और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं इसमें, एक तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं इसमें। बट मेन चीज़ क्या हमें मतलब फाइंड करना था, हमें क्या निकालना था, इनसे ATPs निकालने थे। आपको पता होगा फिर NADH2, ठीक है, ये कितने ATP बनाते हैं, 3 FADH, ठीक है, 2, उसके बाद GTP, इनसे एक ATP निकलता है, ठीक है। तो फाइनली हमने अब ATP बनाया है, किससे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ये था मेटाबॉलिज्म। उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है, जो फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज है। देखो ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया किसमें, ATP में करवाया कन्वर्ट, और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकले लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज बच गए, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ये इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो, सॉरी, इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो इसी फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। दे आर कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू ग्लूकोज, ठीक है। कहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, लिवर में, ठीक है, याद रख लेना, लिवर में। दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन लिवर, ठीक है। फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन लिवर। अब जो ग्लूकोज यहाँ पे बचा लिवर में, ठीक है, आधा चला जाएगा सीधा यहाँ पे, ठीक है, आधा चला जाएगा सीधा यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में, ठीक है, आधा चला जाएगा सीधा यहाँ पे, मतलब उसको ग्लाइकोलिसिस होगी, उसके बाद उसको मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, फिर एसिटाइल कोए में, फिर तीसरे साइकिल में जाएगा, फिर जब बनेंगे ATP। बट जो कुछ जो लिवर होता है ना, ये कुछ ग्लूकोज अपने ही पास रखता है, ठीक है, याद रख लेना, जो लिवर होता है ये कुछ ग्लूकोज अपने ही पास रखता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है ये लिवर कुछ ग्लूकोज अपने पास रखता है, जो मतलब किससे बनाया इसने, एक तो गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज से, ठीक है। ग्लूकोज कुछ चला जाता है वहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस होती है, वहाँ से ATP बनते हैं। बट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ठीक है, हम बोलते हैं ना जो एक्स्ट्रा खाना हम खाते हैं वो लिवर में चला जाता है, इसीलिए वो लिवर में चला जाता है, ठीक है, ताकि उसको स्टोर रख सके, ठीक है। जो ग्लूकोज है हियर, लिवर स्टोर्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो लिवर होता है ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मतलब क्या रखता है, स्टोर रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जो ये ग्लाइकोजन बन गया यहाँ पे लिवर में अब स्टोर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कभी कभार ग्लूकोज की जरूरत पड़ गई, सेल को ग्लूकोज की जरूरत पड़ गई, ठीक है, ATPs की एनर्जी की जरूरत पड़ गई। अब जो ये ग्लूकोज है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, ग्लूकोज, देखो यहाँ पे लिवर ने ग्लूकोज की किस में बनाया, ग्लाइकोजन में। इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, याद रख लेना। इस वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, बट अब सेल को जरूरत है क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट फिर से हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। व्हेन द ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है, बाय द लिवर, ठीक है, लिवर में होता है, तो वहां पे उस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। देखो लिसिस मतलब तोड़ देना, ठीक है, लिसिस मतलब तोड़ देना। देखो जेनेसिस मतलब सिंथेसिस होना, सिंथेसिस किसका, ग्लाइकोजन का, किससे, ग्लूकोज से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। अब जो लिसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है। उसके बाद और एक प्रोसेस होती है, देखो ग्लूकोज बन गया किससे, ग्लाइकोजन। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज तो बहुत सारे मतलब चीजों से बनता है, कंपाउंड से बनता है, लाइक हम बोलेंगे प्रोटीन या लिपिड या फैट, ठीक है, लिपिड और फैट तो सेम है, ठीक है, हम बोलेंगे उनको नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। अब अगर ग्लूकोज बनेगा किन से, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन के बगैर अगर ग्लूकोज बनेगा नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, लाइक प्रोटीन से बनेगा, फैट से बनेगा, उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नियो मतलब न्यू, ठीक है, मतलब जो ग्लूकोज बनता है वो नए कंपाउंड से बनता है, लाइक प्रोटीन कंपाउंड्स, ठीक है, उनसे ग्लूकोज जब बनेगा उस वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो TCA साइकिल या क्रिब्स साइकिल, ठीक है, ये कॉमन पाथवे है किससे, किसका कॉमन पाथवे, एक तो फैट मेटाबॉलिज्म, एक तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज बन गए ना इनसे, नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, ये ग्लूकोज किस कहाँ जाएगा, फिर ये भी फिर ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, फिर TCA साइकिल में फिर इससे भी ATP बनेंगे। इसीलिए जो ग्लूकोज ये कहाँ से आया, प्रोटीन से आया ना, ये भी कहाँ जाएगा, फिर TCA साइकिल में। इसीलिए मैंने बोला जो प्रोटीन से ग्लूकोज आया, जो फैट से ग्लूकोज आया, ये वाला ग्लूकोज, ठीक है, या हम बोलेंगे जो ग्लूकोज आया कहाँ से, लिवर में बन गया ग्लाइकोजन से, वो भी जाता है ग्लाइकोलिसिस में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो जाता है वहाँ पे TCA साइकिल में, तो वहाँ पे ATP बनते हैं। मैंने इसीलिए बोला जो TCA साइकिल या क्रिब्स साइकिल, ठीक है, दैट्स द कॉमन पाथवे फॉर द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमें देखना है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, ठीक है, इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ जो मतलब ये कंटेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म उसमें इफेक्ट पड़ता है, मतलब फॉर एग्जांपल कभी कभार सैक्रोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं होता है, फ्रैक्टोज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ज़्यादा ग्लूकोज होता है या कम ग्लूकोज होता है, ये सारे इसके डिसऑर्डर्स है, ठीक है।
देखो पहला जो डिसऑर्डर है दैट्स लैक्टोज इंटॉलरेंस। देखो इसमें क्या होता है, जो लैक्टोज होता है ना, ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है ना, ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है किसका, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। मतलब जो ह्यूमन्स में जो भी मतलब पॉपुलेशन है ना ह्यूमन्स की, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा डिसऑर्डर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, दैट्स लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसमें क्या होता है इसमें डिफेक्ट होता है एंजाइम लैक्टेज। देखो जब मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज वो किस में कन्वर्ट होता है, एक तो ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में, ठीक है। कौन करवाता था, लैक्टेस एंजाइम। अब जब लैक्टेस एंजाइम ही नहीं होगा तो जो लैक्टोज होता है ना वो मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखो आप, दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन द एंजाइम लैक्टेस, ठीक है। इट्स मोर कॉमनली फाउंड इन अफ्रीकानिज एंड एशियन कंपेयर टू यूरोपियनिज। ये कहाँ पे पाया जाता है ज़्यादा, मतलब अफ्रीकानिज में, मतलब जो ब्लैक होते हैं, ठीक है, एशियंस में एज कम्पेयर टू यूरोपियनिज, ठीक है। कंजप्शन ऑफ कर्ड, अब इसको कैसे हम मतलब ठीक कर सके, ठीक है, ठीक कर सकेंगे। इसमें हमें क्या करना है, कंजप्शन ऑफ कर्ड, मतलब जो दही होता है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर लेना है। क्यों, क्योंकि उसमें होता है लैक्टोबैसिलाई, और जो कर्ड होता है उसमें होता है एक एंजाइम, यही एंजाइम होता है लैक्टेस। जब लैक्टेस हम मतलब डाइजेस्ट उसको हम इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, इंजेक्शन करेंगे उसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम दही पियेंगे, उसके साथ क्या मिलेगा हमें, लैक्टेस भी। जो लैक्टेस अभी तो इस वाले डिजीज में क्या था, डिफिशिएंट था, ठीक है। अब जब वो मिलेगा वो किसको कन्वर्ट करेगा, लैक्टोज को इनटू मोनोसैकेराइड्स, फिर मोनोसैकेराइड्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। फर्दर जो यीस्ट है, अगर हम उसको लेंगे, ठीक है, यीस्ट जो होता है वो रिच इन होता है किसमें, लैक्टेस में, उससे भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है अब इसका, लैक्टोज इंटॉलरेंस का, हमें मतलब जो मिल्क होता है या डाइटरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें मिल्क होता है, ठीक है, तो वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि उनमें लैक्टोज ज़्यादा होता है। जब लैक्टोज ज़्यादा होगा, वहाँ से एंजाइम ही नहीं है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए मोनोसैकेराइड्स में, तो हमें लेनी ही नहीं है, ठीक है, तो सिंपल है, उससे हम बच सकेंगे। सेकंड डिजीज, सेकंड डिसऑर्डर दैट्स ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है अफेक्टिंग एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं किसमें, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में, वो जो एंजाइम्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है, लीडिंग टू एबनॉर्मल ग्लाइकोजन स्टोरेज एंड वेरियस हेल्थ इश्यूज। इसमें होता है ग्लाइकोजन जो होता है वो एबनॉर्मली स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, हाई ब्लड शुगर जब होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, और अगर लो होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इससे क्या होता है, वेरियस मतलब फैक्टर्स रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें डायबिटीज हो सकता है, डायबिटीज में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। इंसुलिन ओवर यूज होगा, फॉर एग्जांपल अब अगर हम इंसुलिन ज़्यादा मतलब कंज्यूम करेंगे किसके लिए, डायबिटीज़ के लिए, तो इंसुलिन ओवर यूज इसमें हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ डिजीज दैट्स सिलेक डिजीज। ये क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, डैमेजिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग विच कैन अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। देखो मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सेल्स होते हैं, वो सीक्रेट करते हैं वो डाइसैकेराइड्स के लिए एंजाइम्स लाइक माल्टेस, लैक्टेस, सैकरेज, ठीक है। जब इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वही डैमेज हो जाएगी तो वहाँ पे वो सेल्स वो भी डैमेज हो जाएंगे, वो एंजाइम्स ही नहीं बनेंगे, तो एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये थे कुछ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना जो लेक्चर है वो खत्म कर लेंगे, और अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेने के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।